स्टूडेंट्स, तो देखें आज हमारे चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके थ्रू आउट आगे दोनों साल काम में आने वाले हैं। 11 12 दोनों के फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ ही ये कई बार आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इन फिजिक्स के अंदर भी काम में आ सकते कई जगह पर, है ना। चलिए कुछ भी हम शुरू करें उससे पहले पुराना हिसाब हमें चुकता करना होगा, तो हिसाब करते हैं बराबर। और शायद यहाँ कोई टेक्निकल एरर आ चुकी है, चाइनीज माल। खैर, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सोडियम रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म Na2 एंड Na2O2। ये मैंने आपको लास्ट क्लास दिया था। आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसको आपने एयर पे एक्सपोज किया है। कैलकुलेट मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर फॉर्म व्हेन 4.6 kg Na। थोड़ा ध्यान दें इसके ऊपर। 4.6 kg को आप ग्राम में बदलो तो ये 4600 ग्राम डिवाइड बाय सोडियम का एटॉमिक मास 23, आपके पास 200 मोल तो है सोडियम। एक और O2 1792 1 atm 273 है। इसको आप 22.4 से डिवाइड करो तो 10 को भेज दो ऊपर, 22.4 के 10 को 8, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा 80 मोल्स। सही है। चलिए, तो ये हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास 200 मोल्स तो है Na, 80 मोल्स है O2। फिर से बात वही है, दो तरीके हैं। अब मैं आपको सेकंड तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो आप रिएक्शन को दो पार्ट में लिख लें। पहले Na और O2 रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, Na2O। और फिर ये जो Na2O है ये फर्दर O2 से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, Na2O2। लगाएं हिसाब, 2Na प्लस हाफ O2 से बनेगा Na2O और Na2O प्लस हाफ O2 से बन जाएगा Na2O2। सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। सोडियम में कितने मोल्स हैं आपके पास, 200, और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, 80 होगा। तो 200 बाय 200 ये बन जाएगा 160। तो ये हो गया आपका Lr। ये Lr तो ये 0। देखो ध्यान से देखना, 2 के लिए काम में आता है हाफ, आता है ना। 2 के लिए हाफ, विदाउट 200 के लिए कितना काम में आएगा। हाँ, 2 के लिए हाफ काम में आ रहा है, 200 के लिए क्या होगा, 100 का, ये कितना 50 काम में आएगा ना। 2 के लिए काम में आ जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा अपने को। 2 के लिए हाफ, 1 के लिए हो गया 1/4। हाँ, तो इसके लिए काम में आ जाएगा 50। सही है। 2 के लिए हाफ है ना, तो 200 के लिए हाफ का मतलब कितना हो गया, 0.5। ठीक है ना, तो 0.5 के हिसाब से मतलब 50 काम में आ जाएगा आपका, है ना। इंटू 100 कर दोगे आप तो, या नॉर्मल तरीके से निकाल लो। 2 के लिए हाफ, 1 के लिए 1/4, 200 के लिए 50। चलिए, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 30 मोल तो बच जाएगा O2। और देखो 2 से बन रहा है 1, तो 200 से ही कितना बन जाएगा आपका, 100 मोल बन जाएगा। सही है। बताओ अगली रिएक्शन होगी ना। तो अगली रिएक्शन होगी, तो अगली रिएक्शन में इसके काम में आएंगे 100 मोल, इसके काम में आएंगे 30 मोल। और अब O2 हो चुका है Lr बाय 60 बनेगा। चलिए, ये खत्म। हाफ के लिए 1, तो 1 के लिए डबल यानी 60 मोल काम में आ जाएगा। तो एक तो आपके पास बचेगा 40 मोल Na2O और क्या बनेगा, 60 मोल Na2O2। तो ये आपके फाइनल मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा। सही है ना। चलिए, तो ये था अपना लास्ट क्लास का पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब आप हेडिंग डालें नए टॉपिक पर, हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। आओ डिस्कस करते हैं क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और क्या क्या ऐसी चीजें जो हमें यहाँ पे सीखनी है, जिनसे हमें यहाँ पर डील करना होगा। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं ये सीखने से पहले हम सीखते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सोल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट कौन होता है, सॉल्वेंट। तो सबसे पहली और काम की चीज कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते आए हो, इट इज द कंपोनेंट which is generally present in small amount या lesser amount।
अभी अमाउंट भी स्पेसिफाइड नहीं था, आपको क्लास में लिखवाया था कि अमाउंट मास मोल्स किसके टर्म्स में लिखना है वो भी आपको सीखना होगा। सिमिलरली सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज द कंपोनेंट which is generally present in large amount। अब देखिए लार्ज अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मोल्स हो सकता है। इसका मास देख रहे हो तो इसका भी मास देखो, उसका मोल्स देख रहे हो तो उसका भी मोल्स देखो, उसका वॉल्यूम देख रहे हो तो उसका भी वॉल्यूम देखो। सेम यूनिट स्केल पे आपको कंपेयर करना चाहिए। लेकिन ये जो आपने डेफिनेशन सीखी पढ़ी है ये हर जगह वैलिड नहीं है। हाँ, ये हर जगह वैलिड नहीं है, कई जगह आप इसके अंदर गलती कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि 5 ग्राम शुगर और 100 ml वाटर, बताओ कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। तो दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ कि शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। वेरी गुड। चलिए अब मैं कहानी थोड़ी सी चेंज करता हूं। मैं आपसे बोलता हूं 500 ग्राम नहीं किलोग्राम शुगर, हाँ, और 100 ml वाटर, बताओ अब कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। क्या हुआ, चक्कर में पड़ गए? किस चक्कर में पड़ गए? बस सीखा है ना आपने, जो कम अमाउंट में है वो शुगर, और जो ज़्यादा शुगर नहीं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में वो क्या होगा आपका, सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली दिख रहा है ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब ये सॉल्वेंट होना चाहिए, और ये आपका क्या होना चाहिए, सॉल्यूट। नहीं सर, बात कुछ पच नहीं रही है ना, डाइजेस्ट नहीं हो रही, होगी कैसे? क्योंकि आपको इसमें गलती दिखाई दे रही है। क्या आपने आज तक अभी ऐसा सुना है कि शक्कर में पानी घोल दो? नहीं ना। आज तक आपने सिर्फ पानी में क्या घोली होगी, शक्कर। आज तक आपने कभी नहीं सुना कि शक्कर में पानी घोल दो। आपका दिल, आपका जो मन है, वो जो अंदर वाला चंचल मन है, आपके अंतरात्मा आपको आवाज दे ही नहीं रही है कि आप ये मान लो, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी डेफिनेशन तो बोल रही है कि भाई साहब ऐसा ही होता है। अब क्या करें, इसकी सुने या इसकी सुने? ध्यान से सुने, ना इसकी सुने ना इसकी सुने, मेरी सुने। देखें ये डेफिनेशन सही है, लेकिन दीज डेफिनेशंस आर वैलिड ओनली इफ द फिजिकल स्टेट of solute, solvent and solution is same। मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, सॉल्यूशन भी लिक्विड हो, तब जाकर आप ये फंडा लगाओगे। इसको भी बताता हूं मैं आपको। लेकिन यहां देखो, यहां आपके सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट है सॉलिड, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब शक्कर पानी में घुलती है तो जो फाइनल सोल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, लिक्विड बनता है ना। तो जो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा, फाइनल सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा ना। अब अगर आपका फाइनल सोल्यूशन लिक्विड है तो ध्यान से देखें सॉल्वेंट की नई डेफिनेशन। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट which is generally present in larger amount and has the same physical state। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, same physical state as that of फाइनल सॉल्यूशन। जो फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी उसको कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। मतलब अगर दो अलग अलग फिजिकल स्टेट वाली चीजें आपने मिक्स की है तो सॉल्वेंट और फाइनल सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, सेम। शक्कर और पानी को जब आप मिला रहे हो तो फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड बनना है, तो चाहे आप कितना भी अमाउंट ले लो, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, शक्कर यहां पर सॉल्यूट होगा और वाटर यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट। अब चाहे 5 ग्राम शक्कर लो, चाहे आप 500 किलो शक्कर लो, ये सॉल्यूट होगा और ये जो वाटर है वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। बस डिफरेंस इतना है कि यहां पर आपको दिखेगा कि 5 ग्राम शक्कर डिसॉल्व हुई है, यहां पर जितनी डिसॉल्व होनी थी 100 ml में मान लो 5 ही ग्राम हो सकती है मैक्सिमम, तो 5 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगी
बाकी का जो आपका 499.95 ग्राम है, 499.95 ग्राम है, बिल्कुल 995 ग्राम है, वो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, वो डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि शक्कर के अंदर आपने पानी डाला है, पर आप खुद सोचो, ध्यान से सोचना, जैसे शक्कर का ढेर लगा हुआ है, जहां जहां आपने पानी डाला है वहां वहां तो लिक्विड बन चुका होगा ना। तो कभी शक्कर में पानी नहीं घुलता है, पानी में कौन घुलती है? शक्कर। क्यों? क्योंकि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है? लिक्विड। शक्कर सॉलिड, वाटर लिक्विड, तो चाहे आप कितना भी अमाउंट ले लो, ये जो लिक्विड वाटर है ये आपका सॉल्वेंट ही होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो सबसे पहली चीज तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, अगर फिजिकल स्टेट सेम हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 ml इथेनॉल अल्कोहल प्लस 10 ml वाटर, एक केस, ये चलो उल्टा लिख दिया, इसको 10 ml ले लो, इसको 100 ml ले लो, ठीक है। तो इथेनॉल को वाटर मिलाओ, फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड ही बनेगा, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, फाइनल सॉल्यूशन भी लिक्विड। अब डिपेंड करेगा अमाउंट्स पे, ये कम है ना तो ये सॉल्यूट है, और ये ज्यादा है ना तो ये क्या हो चुका है? आपका सॉल्वेंट। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 100 ml इथेनॉल प्लस 10 ml वाटर, तो अब कहानी चेंज हो जाएगी, यानी अब ये क्या होगा? सॉल्वेंट, और ये क्या होगा? सॉल्यूट। हाँ, मुझे पता है आपके वैज्ञानिक दिमाग में एक प्रश्न छा गया है कि सर अगर दोनों बराबर हो तो मेरे दोस्त टेंशन नको, आपको इनमें से जो अच्छा लगता है उसे आप सॉल्यूट मान लें, और जो अच्छा लगता है उसे सॉल्वेंट मान लें, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो ऐसा बोल दो कि वाटर को इथेनॉल मिलाया है, आप चाहो तो ऐसा बोल दो कि इथेनॉल को किसमें मिलाया है? वाटर में मिलाया गया है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सोल्यूशन बन रहा है, तो ये बहुत ही काम की चीज है जिसको हम कई बार काम में लेंगे कि मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज वॉल्यूम के लिए वैलिड नहीं है। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ये चीज आप आगे जाकर 12th क्लास में पढ़ोगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल एक ही केस में होता है जब सॉल्यूशन कैसा होता है? आइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है? आइडल सॉल्यूशन। तो ये आपके अभी अब आपको नहीं पढ़ना है, बस मैं आइडिया दे रहा हूं। अगर नॉन आइडल सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम कभी भी आपका इक्वल नहीं होगा। तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, देख लो, समझ लो, भूल जाओ। आगे मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको आइडल नॉन आइडल का, तो आप चाहो तो चलो लिख लो अब ये भी चीज। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल है तब तो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडल। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल नहीं है तो वो कैसा होगा? नॉन आइडल। और ये चीज वैलिड है सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। कौन से सॉल्यूशंस के लिए? लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट लिक्विड हो और जो सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उसका सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। सॉल्यूट सॉलिड, गैस, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड। मतलब फाइनल सॉल्यूशन भी कैसा होगा? लिक्विड। इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस को हम लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो इस चीज पे आप ज्यादा टेंशन ना लें, ये आप 12th क्लास में सीखोगे बहुत डिटेल के अंदर। अभी तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट के। वॉल्यूम के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो पहले तो आप ये सब कॉपी करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किन्हें कहते हैं और फिर कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको यहां पर यूज करने हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम काम में क्यों लेते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म? तो देखें, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले चीज तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट amount of solute and solvent in a given solution.
तो एक गिवन सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। तो आपके यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, उनमें जो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसे हम बोलते हैं W/W%, या फिर आप इसे वेट परसेंट या फिर मास परसेंट ऑफ सोल्यूट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। फिजिक्स की तरह यहाँ पर वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं होता है, हमारे लिए वेट भी मास है और मास ही वेट भी है, ठीक। तो देखें, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब क्या है, इसके अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये इसका बेसिक सा सिग्निफिकेंस होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वेट बाय वेट परसेंट बोलते हैं। तो देखो, इसका आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। आप क्या बोल सकते हो कि मान लो सॉल्यूशन का मास है W सॉल्यूशन, सो इन W सॉल्यूशन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन लेट मास ऑफ सोल्यूट बी, मास ऑफ सोल्यूट हम बोल देते हैं W सोल्यूट के बराबर है। किसके बराबर है, W सोल्यूट के। तो अगर W सोल्यूशन ग्राम में W सोल्यूट के बराबर है तो बताओ 1 ग्राम सोल्यूशन में ये कितना होगा, W सोल्यूट अपॉन W सोल्यूशन के बराबर होगा, बोलो होगा। अगर ये 1 ग्राम में इतना है तो बताओ इन 100 ग्राम से ये कितना होगा, आप इस वैल्यू को इनटू क्या कर दोगे 100, और जो 100 ग्राम में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंट बोलते हैं। कहने का मतलब इसका जो बेसिक सा एक फॉर्मूला बनेगा, मास बाय मास परसेंट या फिर वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू, सिंपल है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एक तो ये आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई इस तरह से हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको मास ऑफ सोल्यूशन यूज करना है। कई बार आपसे यहाँ पे खेल लिया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 20 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, बताओ वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा। हाँ, 20% नहीं होगा, यहाँ पे लोग क्या 20% आंसर देते हैं। देखो 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। आपको लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट का मास ले लेते हैं, 20/100 कर देंगे। अरे सॉल्यूशन का मास लें, तो देखो सोल्यूट का मास तो हो गया 20 अपॉन, बताओ सॉल्यूशन का मास कितना है, 120 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करो, तब जाके आपको वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट मिलेगा। सही बात है, समझ में आ रही बात आपको। चलिए, तो एक चीज तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको इसको यूज करना आना चाहिए। दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको सोल्यूट का वेट बाय वेट परसेंट दिया है तो ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास लेट्स से 20% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन है, तो अब ध्यान से देखना मैं इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। पहली इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे सोल्यूशन का मास नहीं दिया है ना, सोल्यूशन का मास नहीं दिया है तो मैं 100 ग्राम मान सकता हूं। तो देखो 20% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 20 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक, तो 20 ग्राम NaCl कितने ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। मतलब ऐसे दो चीजें निकाल सकते हैं, एक हम मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 20 ग्राम, एक हम मास ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। सोल्यूशन में से सोल्यूट के मास को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मास, दैट वुड बी 80 ग्राम्स। तो आप देखें, इस एक टर्म से आप एक सोल्यूशन के बारे में 3 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आप सोल्यूट का मास निकाल सकते हो, आप सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो, सोल्यूशन का मास तो आपको पता ही है, मतलब आपने मान लिया 100 ग्राम। दूसरा, आप देखो सोल्यूट के मास से इसके मोल्स भी निकाल सकते हो, इसके भी आप मोल्स कैलकुलेट करते हैं, सही है। दूसरा, कई बार आपको केस ऐसा भी मिल सकता है कि आपसे बोल देगा कि 20% वेट बाय वेट, ऐसा लिख लेगा कि 20 ग्राम सोल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट NaCl। आप समझते हैं इस चीज को कि यहां आपको सोल्यूशन का मास नहीं दिया था,
यहाँ पे आपको सोल्यूशन का मास दिया गया है, तो अब अगर इस सोल्यूशन में मैं NaCl का मास निकालूं तो वो कितना होगा, सोल्यूशन के मास का 20% होगा, यानी 20 ग्राम का 20%, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 4 ग्राम्स। इसका मतलब बाकी का, अगर ये एक्वस सोल्यूशन है ना, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट पानी है, तो सॉल्वेंट का मास यानी वाटर का मास कितना होगा, 16 ग्राम होगा। कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये है अपना पहला टर्म जिसे हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट या फिर मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। चलिए कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टर्म के ऊपर। अब आप देखिए, जैसे हमने पहला टर्म पढ़ा वेट बाय वेट परसेंट, ऐसे ही हमारा सेकंड टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। और देखते हैं क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। बहुत आसान है, अगर आपको एक टर्म पता है तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, आप देखो W बाय W था तो क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। हाँ, तो W बाय V क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम, यानी 100 ml सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट का जो मास प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। तो देखो, जब W बाय W था तो हमने फॉर्मूला लिखा था मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो बताओ जब W बाय V परसेंट होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप क्या लिख सकते हो, इट वुड बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या कर दोगे 100। बस एक चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप ये पर 100 ml के लिए डिफाइन कर रहे हो तो जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ये भी मिलीलीटर्स में ही होना चाहिए। अगर ये आपको लीटर्स में भी दिया है तो आप इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मिलीलीटर्स में। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हम वॉल्यूम का, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है मिलीलीटर्स के अंदर लेकर ही क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, जैसे वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला था वैसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का भी फॉर्मूला है। सही है। चलिए दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास एक 20% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम हम 100 ml मान लें तो इस 100 ml में जो मास ऑफ सोल्यूट होगा, बताओ वो कितना होगा, 20 ग्राम होगा। तो ये जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट वाला आपका टर्म है, इससे आप ये दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आप देखो, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूट पता है, और अगर मैं आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दूं, कुछ भी है ना, कुछ भी दे दी मैंने, मैंने आपको दे दिया 1.2 ग्राम्स पर ml, तब आप देखो वॉल्यूम और डेंसिटी से आप क्या निकाल सकते हो, फिर से मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, 100 into 1.2 दैट इज 120 ग्राम। अब आप देखो 120 ग्राम में सोल्यूट 20 ग्राम है, तो बताओ यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो, वो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम्स आ जाएगा। कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आना चाहिए। ये छोटा छोटा कई बार क्या होता है, आपको कन्वर्जेंस करने पड़ेंगे, तब आपको इन वैल्यूज से खेलना होता है। तो बहुत सिंपल है, आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके उनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, एक काम तो ये। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहां पर देखें, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो आपको कुछ दिखाई देगा। देखो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला है, मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू, आपने लिखा मास ऑफ सोल्यूट, क्या लिखा, मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय आपने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर्स में। अब मैं क्या करूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को रिप्लेस कर दूं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो इसको लिख सकता हूं मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो देखो वॉल्यूम सोल्यूशन ml में है तो मास ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे ग्राम्स के अंदर, किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और डेंसिटी ऊपर जाएगी इंटू 100 करके, इंटू आप लिख दो डेंसिटी। ये जो आपकी डेंसिटी है ये आपको मिलेगी ग्राम पर मिलीलीटर्स के अंदर। सही है। अब आप देखो ये टर्म दिखाई दे रहा है आपको, हाँ वेरी गुड, ये टर्म क्या बन गया है आपका, वेट बाय वेट परसेंट बन गया है। तो अगर ये टर्म वेट बाय वेट परसेंट है
तो बताओ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। देखें, जिन जिन लोगों को ये याद रहता है वो बहुत तेज होता है अपनी कैलकुलेशन के अंदर। कई लोग इसको याद नहीं रखते हैं, कई लोग तो बताते भी नहीं इवन इस तरीके से। इसलिए आप ये ध्यान रखें, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो अपने आगे कन्वर्जेंस के अंदर बहुत ज्यादा काम में आएगा। सही है, तो ये था अपना सेकेंड टर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ऐसा ही हमारे पास एक और टर्म होता है, देखो वेट बाय वेट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया, इंपॉर्टेंट वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट परसेंट में रिलेशन हो गया जो आपको याद रखना है। तीसरा टर्म भी होता है लेकिन वो हमारे इतना काम नहीं आता है, फिर भी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें याद रखने का अब कुछ भी नहीं है। जब वेट बाय वेट था तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन था। जब W बाय V है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब जब V बाय V है तो V बाय V क्या होगा, अगर आपको V बाय V परसेंट निकालना है तो बताओ वो किसके इक्वल होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और यहां से आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से डील कर सकते हो, लेकिन ये आपके काम ही नहीं आता है। काम वही दो आएंगे, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन इसके लिए है भी नहीं, तो आप उसकी चिंता ज्यादा करनी भी नहीं है, सिर्फ कॉपी करें और छोड़ दें। जो इंपॉर्टेंट दो टर्म है वो है वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और आपको इन दोनों को इस तरह से रिलेट करना आना चाहिए। सही है, चलिए कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है मोलैरिटी। क्या नाम है, मोलैरिटी। कॉपी करें। चलिए, ये जो टर्म आप पढ़ने जा रहे हो अभी अगले 2 साल तक आपके काम में आने वाला है, 11th क्लास 12th क्लास हर जगह, और सबसे ज्यादा आप इस टर्म को यूज किया करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस इज आवर फोर्थ टर्म, मोलैरिटी, जिसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी एक बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। मैं इसकी इस डेफिनेशन को 7 स्टार डेफिनेशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, 7 स्टार डेफिनेशन। क्यों, कभी भी आप मोलैरिटी के किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, अटक जाओ, तो आपको ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। ये आपकी कभी ना कभी कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी। देखो, फॉर्मूला रटना सबसे आसान काम होता है, लेकिन हम फॉर्मूले रट नहीं पाते हैं क्योंकि अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है ना, अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है। जब आपके पास सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, आप खुद परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज, फॉर्मूले रटने पर जाओ मत। आप समझो कि उस टर्म को डिफाइन कैसे किया जा रहा है, और फिर उसके बेसिक्स को समझो, उसको यूज करना सीखो, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला मोलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन, कुछ भी लिख लो, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिजॉल्व होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक, तो अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाने चलो तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आप बनाओगे, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इस चीज पे आप ध्यान दें, आपको वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में लिखना है। अगर आप वॉल्यूम या मिलीलीटर में यूज कर रहे हो तो भी आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं दूसरा फॉर्मूला बना नहीं रहा हूं, पर आपको बता रहा हूं कन्वर्ट कैसे करोगे। अगर आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मिलीलीटर के वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाय 1000 करोगे, वो 1000 आ जाएगा ऊपर। तो आप इसको अलग से फॉर्मूला मत बनाओ, बस एक बार देख लो, देख लेना। अब इसको वापस उड़ा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम तो इतना सा याद रखेंगे कि अगर आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तो चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एक आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना चाहिए, लीटर में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया पानी में, और मान लो आपने 800 ml का सॉल्यूशन बना लिया, बताओ इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो आप क्या करोगे, पहले तो निकालोगे सॉल्यूट यानी NaOH के मोल्स। तो मोल्स ऑफ NaOH कितने हो गए, 20 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 40, दैट इज हाफ, 0.5 लिख सकता हूं। दूसरी चीज जो आपको यहां पर करनी है, चाहो तो आप हाफ ही लिख लो,
मोलैरिटी निकालनी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो तो हो गए हाफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको लिखना है लीटर्स में। तो या तो आप 800 ml को 0.8 लीटर लिख लो एक तरीका, या फिर आप 800 मिलीलीटर ही लिखो, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करोगे, ये 1000 आ जाएगा ऊपर, तो 00 से 00 गया, ये वाली बन जाएगी 10/16 विच इज 5/8। तो आप कैसे भी कर लो, आपको अपना आंसर सेम मिलने वाला है। समझ रहे इस चीज को। तो इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये है कि ये आपका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में जब भी आप वॉल्यूम रखेंगे, वॉल्यूम आपको किस यूनिट में रखना है, लीटर्स के अंदर रखना है। ये सिली मिस्टेक आप करोगे ही करोगे, इसलिए ध्यान रखें, आदत बनाओगे तो ही बनेगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें बोली जाती हैं उनके ऊपर फोकस जरूर करें। चलिए दूसरा पार्ट, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, जितना फॉर्मूला आपके ये काम में नहीं आएगा, इसका उल्टा फॉर्मूला ज्यादा काम में है। क्या उल्टा फॉर्मूला, उल्टा फॉर्मूला क्या है भाई, देखो अगर आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है और आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आप सोल्यूट के मोल्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मोल्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसी सोल्यूशन में किसी सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, वो आप उसकी मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। किससे, लीटर से। ध्यान दें, अगर आप वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो तब तो आपको सोल्यूट के क्या मिलेंगे, मोल्स। अगर आपने वॉल्यूम ले लिया मिलीलीटर में तो आपको सोल्यूट के क्या मिलेंगे, मिलीमोल्स। क्या मिलेंगे, मिलीमोल्स मिलेंगे। मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स लिया तो आपको मिलीमोल्स मिलेंगे, और वॉल्यूम आपने लीटर्स में लिया तो आपको सोल्यूट के क्या मिलेंगे, मोल्स मिलेंगे। समझ रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हमारे सबसे ज्यादा थ्रू आउट काम में आएगी, पूरे हर चैप्टर के अंदर काम में आएगी ऑलमोस्ट। किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आप सोल्यूट के मोल्स निकाल सकते हो। एक बार आपने सोल्यूट के मोल्स निकाल लिए तो आप सोल्यूट का मास निकाल सकते हो, और भी कई सारी चीजें निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द मास ऑफ CH3COOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। अच्छा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 0.5 m लिखा, मतलब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 0.5 है। क्या है, 0.5। ये नोटेशन होता है, m इज मोलर। इसकी अगर आप यूनिट देखो तो उसे हम बोलते हैं मोल पर लीटर, या फिर हम इसे कैपिटल M से भी डिनोट कर देते हैं। तो 0.5 m लिखा है, मतलब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 0.5। अब आप देखो, आपको CH3COH के मोल्स निकालिए, मास निकालना है, तो पहले आप क्या करो, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, ये चीज और बता दूं मैं आपको, मिली का मतलब ऐसे तो आपको पता ही होगा, मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻3। तो 1 मिली मोल किसके इक्वल होगा, 10⁻³ मोल के इक्वल होगा। सही है, ध्यान से देखें, आप मोलैरिटी और वॉल्यूम से निकाल सकते हो मोल्स ऑफ CH3COOH। तो देखें मोलैरिटी कितनी, 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है, 200 ml। अगर आपको मोल्स चाहिए तो इसको लीटर में बदलो, इंटू 0.2। सही है, 0.5 इंटू 0.2 आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.1। ये तो आ गए CH3COH के मोल्स। बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ वेरी गुड, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 0.1 इंटू इसका मोलर मास कितना है, 60। आपको CH3COH का मोलर मास मिल जाएगा 6 ग्राम्स। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपको यूज करना आना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सोल्यूट का मास दे दिया उससे मोलैरिटी निकालना, या सोल्यूट की मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है उससे उसका मास, मोल्स, आप जो भी चाहो कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रही बात। चलिए, तो ये तो पहला टर्म की मोलैरिटी क्या होती है। फिर देखें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मोलैरिटी के बारे में पता होनी चाहिए। देखें यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं मोलर, तो आपको मोलर का मतलब पता होना चाहिए। फिर मैं आपसे बोलूं सेमी मोलर, सेमी मोलर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपसे बोलूं डेसीमोलर, तो डेसीमोलर का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपसे बोलूं सेंटीमोलर, और लास्ट में मैं आपसे बोलूं मिलीमोलर। इन सब का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। मोलर, मोलर का मतलब क्या है, मोलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी 1 है।
सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो इसको आप m/2 लिख सकते हो, या फिर इसका मतलब ये है कि इसकी मोलैरिटी कितनी है 1/2 यानी 0.5 डेसी। हाँ, डेसी का मतलब हो गया 1/10, इसका मतलब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.1। सेंटी, सेंटी कितना हो गया m/100, यानी इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.01 मोलर। मिली, मिली का मतलब ये देखा था हमने m/1000, यानी इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.001। तो ये आपको स्टैंडर्ड नोटेशंस पता होने चाहिए कि मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिली मोलर का मतलब क्या होता है। बोलो कर सकते हैं इतना। तो ये था अपना एक और छोटा सा टर्म मोलैरिटी। अभी मोलैरिटी की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको मैं आगे जाके कवर करूंगा। पहले हम क्या काम करने जा रहे हैं, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ लेते हैं और उनको आपस में रिलेट करना सीख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इनकी स्पेसिफिक और एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अब बहुत ध्यान से देखें, कई बार आपको वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है। देख, सब हेडिंग डालें इसी के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फ्रॉम वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, आपको इसको दोनों तरीके से डील करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एक नॉर्मल लॉजिकल तरीके से मूव करते हैं। उसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन इज दिस कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखें इसका वेट बाय वेट परसेंट है 80 और इसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं कुछ 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर्स। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन है NaOH का, एक्वा सोल्यूशन है जिसका वेट बाय वेट परसेंट 80 है और इसकी डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml है। अब मैं आपको इसके दो तरीके सिखाऊंगा, एक लॉजिकल, बिल्कुल रास्ते चलना, और फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बना देंगे, शॉर्ट ट्रैक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। वो आपने याद रख लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वर्बली दे सकते हो, एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। लेकिन पहले लॉजिकल तरीका, तो हम यहां लिखते हैं मेथड नंबर 1। तो बहुत ही ध्यान से देखें, मेथड नंबर 1 क्या कहता है। इसने आपसे बोला है कि एक NaOH का सोल्यूशन है जिसका वेट बाय वेट परसेंट 80 है। ठीक है, बताओ क्या आपको इस सॉल्यूशन का मास पता है? नहीं पता ना। तो वेट बाय वेट परसेंट पता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया। हम इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लूं, तो बताओ इस सॉल्यूशन में NaOH का मास कितना हो जाएगा, 80 ग्राम्स हो जाएगा। बताओ क्या आप NaOH के मास से NaOH के मोल्स निकाल सकते हो? कितना आ जाएगा, 80/2 यानी 2 मोल्स, सॉरी 80/40 मोलर मास, 2 मोल्स आ गए। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स है। तो देखो आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन है, क्या आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है? बिल्कुल पता है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर्स। बताओ क्या मास और डेंसिटी से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो आप अगर यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करो तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1.2 के इसको ऊपर भेज दो 1000, तो ये हो गया मिलीलीटर्स। या फिर अगर मैं इसे लीटर्स में बदलूं तो बस ये 1/12 लीटर्स हो जाएगा। डिवाइड मत करो, ऐसे कैसे रख लो। देखो आपको मोलैरिटी निकालने के लिए दो चीज चाहिए थी, एक सोल्यूट के मोल्स, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वो रहे सोल्यूट के मोल्स। बताओ सोल्यूट के मोल्स कितने हो गए आपके पास, 2 अपॉन, बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1/12, यानी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई 24। सही है, तरीका आपको समझ में आया। चलिए अब इसी तरीके को हम एक फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करने चलते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए जगह, तो एक बार आप ये सब कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे और इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब देखें कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इसको एक फॉर्मूले के अंदर और फिर कैसे हम इन फॉर्मूले
को यूज भी करते हुए चलेंगे। चलिए मैं नोन के टर्म्स में ले रहा हूं। मान लो इस सॉल्यूशन का जो वेट बाय वेट परसेंट है वो है x। मान लो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है d ग्राम पर ml और मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप फिर से वही तरीका देखें जो हमने सॉल्व किया, उसी को यूज करते हैं। इस वेट बाय वेट परसेंट x का मतलब क्या है कि x ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सही है, ठीक है। तो x ग्राम सोल्यूट आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर अभी प्रेजेंट है। तो दो चीजें हम निकाल सकते हैं। देखो x ग्राम सोल्यूट से हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, मास ऑफ सोल्यूट। मान लो m सोल्यूट है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक। दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी। ये वॉल्यूम आएगा मिलीलीटर्स में, क्योंकि ये ग्राम में और ये ग्राम पर ml में। तो क्या आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से करना है डिवाइड, और अब ये हो गया लीटर में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया 1/10 d लीटर्स। सही है, बस ये सही है तो हो गया, क्वेश्चन अपना बन गया फॉर्मूला। बताओ मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, होता है ना। तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, वो हो गए x अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट के बराबर, डिवाइडेड बाय बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1/10 d लीटर्स। हो गया। इसको इधर ले आओ। जैसे इसको आप इधर ले आओगे, देखो मोलैरिटी का आपको बड़ा ही एक सुंदर सा फॉर्मूला मिलेगा x। मैं यहां लिख के दिखाता हूं पहले आपको। तो क्या बन जाएगा, x इंटू 10 इंटू डी, यानी ऐसे लिख लो 10 इंटू डी इंटू एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ध्यान दें, इसको मैं एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब भी आपको सोल्यूशन की डेंसिटी और उसका वेट बाय वेट परसेंट पता है, तो 10 इंटू एक्स की जगह आप लिख सकते हो वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्टली किसी भी सॉल्यूशन की क्या कर सकते हो, मोलैरिटी। अब आपको ये क्लिक करना चाहिए, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपके सामने वेट बाय वेट परसेंट और डेंसिटी लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहली चीज क्लिक करनी चाहिए कि आपको इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है। इसे आप आदत बनाएंगे तभी आप इसको यूज कर पाएंगे, वरना 2 लेक्चर बाद आप भूल जाएंगे और 2 हफ्ते बाद तो साफ कर देंगे। इसलिए हमेशा मेरे स्टेटमेंट को ध्यान रखें, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको वेट बाय वेट परसेंट और डेंसिटी दिख गई, इसका मतलब आपको सॉल्यूशन की क्या पता है, मोलैरिटी पता है। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, तो ये हो गया फॉर्मूला। इसमें आप टर्म्स का ध्यान रखें, ये वेट बाय वेट परसेंटेज डेंसिटी है और ये कौन सी यूनिट में होनी चाहिए, ग्राम पर ml में ही। तीसरी चीज, m सॉल्यूट क्या है, हाँ ये मास नहीं है, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग इसको मास बोल लेते हैं और मास की तरह यूज कर लेते हैं। क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा। हो गया। चलिए, थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालें तो थोड़ी देर पहले हमने ये टर्म सीखा था। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, याद है आपको। हम इस टर्म को वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिख सकते हैं। तो देखो एक और फॉर्म बन गया, मतलब मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन आप क्या लिख सकते हो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हो। तो अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता है तब भी आपको मोलैरिटी पता है, और आपको वेट बाय वेट परसेंट और डेंसिटी पता है तब भी आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन किया था NaOH वाला, अगर हम इसे दोबारा करें तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि वेट बाय वेट परसेंट NaOH का है 80, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। तो देखो मोलैरिटी क्या होगी, 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट अपॉन NaOH का मोलर मास होता है 40। देखो 1.2, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24। कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप सिंपल इन 2 फॉर्मूलेस को यूज करके किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है तो आप वेट बाय वेट परसेंट या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक 1.5 मोलर CH3COOH सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी कुछ 0.8 ग्राम पर ml है।
बताओ सोल्यूट का वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा, तो लिख दो मोलैरिटी 1.5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट, तो आपको निकालना है अपॉन मोलर मास है 60। कर लो सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 6 90, 9 आएगा, तो वेट बाय वेट परसेंट हो गया 90/8%। सॉल्व कर लो, आपको 11 के आसपास 11 पॉइंट समथिंग % के आसपास अपना आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमारे कई बार यूज में आएंगे, कई क्वेश्चन में हम इनको यूज करेंगे। अभी जब मैं आपको मोलैरिटी के एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी हम इस कंसेप्ट को यूज किया करेंगे। सही है, चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर, जिसका नाम है मोलैलिटी। क्या है नाम? मोलैलिटी। तो आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट से कॉपी करें, इसकी जरूरत है ही नहीं है ना, तो इलस्ट्रेशन मैंने लिए थे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप देख चुके हो और बस आप तो फॉर्मूला लगाना है। हो गया? चलिए हो गया, तो बढ़ते हैं अपने अगले टर्म पर, और उस अगले टर्म का नाम है मोलैलिटी। हाँ जी, जैसे मोलैरिटी होती है वैसे ही मोलैलिटी होती है। तो ये आप मान लो कि मोलैलिटी की कजिन सिस्टर है, इसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। कई लोग मोलैरिटी में यूं ही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी एक ही आदमी के लिए सेम हो सकती है, वो है तोतला। वो मोलैरिटी को भी मोलैलिटी बोलेगा और वो मोलैलिटी को भी मोलैलिटी ही बोलेगा, है ना। तो आप तोते तो नहीं हो ना? हाँ, नहीं हो ना, इसलिए आपके लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम नहीं। और बाई चांस, डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर हो भी तो भी आपके लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम नहीं होगी। समझ गए इस चीज को? देखें तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बेसिक डेफिनेशन का डिफरेंस, अगर आप मोलैरिटी की डेफिनेशन देखें तो दैट वाज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व होंगे उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। और यहां आप देखें 1 kg सॉल्वेंट में जितने सोल्यूट डिसॉल्व होंगे उसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। तो अगर हम मोलैलिटी स्मॉल m का फॉर्मूला डिफाइन करने चले, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको हम स्मॉल m से। इसका मतलब क्या होगा? इसका फॉर्मूला बनेगा, ऊपर आप लिखोगे मोल्स ऑफ सोल्यूट और उसको डिवाइड किससे करोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट से। और ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट आपको किसके अंदर लेकर चलना है? केजी के अंदर लेकर चलना है। सेम वही चीज है, अगर ग्राम में लोगे तो ग्राम की जगह आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला मोलैलिटी का, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। एक काम की चीज जो आपको मैं बताऊं, देखो मोलैलिटी सोल्यूट का मोल्स कैसे निकालोगे? मास अपॉन मोलर मास से। तो मोलैलिटी को हम वेट बाय वेट टर्म बोलते हैं, वेट बाय वेट, क्योंकि यहां पर सोल्यूट का भी मास यूज करते हैं, सॉल्वेंट का भी मास यूज करते हैं। जबकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, तो जो मोलैरिटी होती है इसको हम वेट बाय वॉल्यूम यूनिट बोलते हैं, क्योंकि आप ऊपर सोल्यूट के मास से उसका मोल्स निकालोगे, लेकिन नीचे क्या यूज करते हो? वॉल्यूम यूज करते हो। क्या यूज करते हो? वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ध्यान दे सकते हैं कि मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। whereas molality is independent of temperature, as on changing temperature देखो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज। ठीक, सोल्यूट के मोल्स चेंज नहीं होंगे, है ना। मास टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है, एक्सपेंशन कंप्रेशन हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज बट मास ऑफ सॉल्वेंट विल नॉट चेंज।
ठीक, तो ये आप ध्यान रखें, मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है जबकि मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मोलैलिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ देखें एक और छोटा सा टर्म है जो कई बार आपको बात छिड़ गई है, इसलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक टर्म होता है, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये टर्म आपको कई बार यूज करने को मिल सकता है। ठीक, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस with respect to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये आप सबने सुना होगा, छोटी क्लासेस में सुना होगा फिजिक्स के अंदर कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पर ml होती है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। नहीं पढ़ा है तो आप आगे सीखोगे। ठीक है, क्या होता है? वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, उसकी वैल्यू होती है इतनी। अगर आप टेम्परेचर 4 डिग्री के ऊपर ले जाओगे तब भी वाटर की डेंसिटी बदलती है, नीचे ले आओगे तब भी वाटर की डेंसिटी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक, खैर अभी जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर आप उसका फॉर्मूला लिखो तो आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O। अब देखें, वाटर की डेंसिटी तो क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के ही इक्वल होगी। लेकिन क्या होगा? ग्राम पर ml से यूनिट कैंसिल। तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिटलेस। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान इतना सा रखना है कि अगर मैंने आपसे बोला कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2, इसका मतलब आपको सब्सटेंस की डेंसिटी पता है 2 ग्राम पर ml होगी। क्या होगी? 2 ग्राम पर ml होगी। समझ रहे हैं इस टर्म को? स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली हम यूज करते हैं फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड एक्वस सॉल्यूशंस। तो टेक्निकली सॉलिड्स, लिक्विड्स और एक्वस सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म यूज किया जाना चाहिए और गैसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूनिट का डिफरेंस होता है। अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी 3 ग्राम पर ml है, हाँ, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 होगी। वाइस वर्सा, अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? 2 ग्राम पर ml होगी। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक चीज तो ये हुई। हम वापस से आते हैं अपने टर्म मोलैलिटी के ऊपर, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। और आओ अब इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत यूज करना सीखते हैं छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए कि मान लो आपने 2.8 ग्राम KOH is dissolved in 200 gram water. Simple application. Calculate molality. First question. Question number 2. Calculate molality of 20% weight by weight NaOH solution. चलिए, तो पहले तो आप ये 2 फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट से, फिर हम रिलेट करेंगे मोलैरिटी को मोलैलिटी के साथ कि कैसे हम मोलैरिटी से मोलैलिटी और मोलैलिटी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया? चलिए, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। देखो 2.8 ग्राम KOH है तो इसके आप मोल्स निकाल लो। तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए? 2.8 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना हो गया? 56, 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 16। तो देखो ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, 1/20 मोल्स हो गया। तो ये ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है यहाँ पर 200 ग्राम को आप 0.2 kg लिख सकते हो। तो अब अगर आप यहाँ मोलैलिटी निकालो तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वैल्यू मिल जाएगी 1/4, दैट इज 0.25 m। m मतलब इसको बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं? मोलल। कैपिटल M को बोलते हैं मोलर और स्मॉल m को बोलेंगे मोलल। अगर मैंने आपसे बोल दिया अ मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है। मोलल सॉल्यूशन बोला मतलब उसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 1। ये थोड़ी सी लैंग्वेजेस हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। चलिए सेकंड पार्ट,
कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट। यहां हम कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, बहुत आसान है, क्योंकि बताओ 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सही है ना? तो देखो यहां से आप सोल्यूट के मोल्स निकाल सकते हो। तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, 20 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 40, दैट इज 0.5। अब यहाँ गलती कर देते हैं लोग, जल्दबाजी में मास ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करते हैं। नहीं भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, है ना? तो ये सोल्यूट, ये रहा सोल्यूशन, बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। हाँ बस इतना सा ध्यान रखना है, 80 ग्राम्स। अब आप रखो वैल्यूज, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, 80 ग्राम को बदलो केजी में तो डिवाइड बाय 1000 करोगे, इनटू 1000 आ जाएगा ऊपर, 0 से गया 0, ये बनेगा 50/8 और ये इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी। कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस तरह कई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और आपको इनसे डील करना आना चाहिए। ठीक है, ये तो ये मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को आपस में रिलेट कैसे करते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ध्यान से देखना। आप हेडिंग डालें आप नेक्स्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो देखो आपको मोलैरिटी को मोलैलिटी से और मोलैलिटी को मोलैरिटी से रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो हम अगेन एक क्वेश्चन के थ्रू मूव कर सकते हैं, या फिर हम एक सिंपल एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। रिलेशन सिंपल नहीं है, लेकिन अगर आप वो याद रखें तो आपको फायदा जरूर होगा। चलिए, तो मैं पहले फॉर्मूला डिराइव करता हूं, फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर लेंगे और नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे। सही है ना? चलिए, तो आपको क्या दिया हुआ है, मान लो एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है m। ठीक है, मोलैरिटी से मोलैलिटी और मोलैलिटी से मोलैलिटी निकालने के लिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा दी जाएगी। तो मान लो वो है d ग्राम पर ml, और अब मुझे सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप चलें मोलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन पे, जो 7 स्टार डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी। बताओ मोलैरिटी की 7 स्टार डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है, इसका मतलब क्या हो गया कि m मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट इज 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। फोकस करें कैसे हम फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए, इसी से तो वो फॉर्मूला आ रहा है। तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए तो आप इस प्रोसेस से अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे मोलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन को, जो कि ये कहती है कि मोलैरिटी का मतलब होता है कि दिस मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी हमने यहां से दो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। एक हमने क्या कर लिया है, सोल्यूट के मोल्स निकाल लिए हैं, और दूसरा हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो यहां से मुझे मिल गए मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर m और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1000 मिलीलीटर्स। सही है क्या? अब बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो? बिल्कुल, बताओ क्या बन जाएगा, 1000 इंटू d ग्राम्स। सही है। क्या आप मोल्स ऑफ सोल्यूट से मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो? ये भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। मोल्स से मास निकालने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। ये रहा सोल्यूट का मास, ये रहा सोल्यूशन का मास। आपने कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। बताओ मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक चाहिए सोल्यूट के मोल्स और एक चाहिए आपको सॉल्वेंट का मास, और वो भी केजी में। तो देखो सोल्यूट के मोल्स तो ये रहे, बचा सॉल्वेंट का मास, ये रहा सोल्यूशन, ये रहा सोल्यूट। यहां से आप सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1000 d, माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना है, m इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
दैट इज मोलैलिटी, और ये वाली आएगी ग्राम में है, क्योंकि ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। आ गया, हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर आप मोलैलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है। मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज m अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 1000 d minus m into molar mass of solute, and this mass should be in kgs। अभी तो ये ग्राम में है ना, kg में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से अगर आप यहां से मोलैलिटी कैलकुलेट करो तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बनेगा ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी को रिलेट करने का। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला बना तो इसी से ही, या फिर आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखवा तो मैं आपको दूंगा यूज करवा के, बट स्टिल आपको इस पे फोकस करना होगा। सो कभी भी अगर आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी को रिलेट करना है तो द फॉर्मूला विल बी 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू एम सोल्यूट। यहां पर ये वाला जो m है ये मोलैरिटी है। टर्म्स का ध्यान रखें, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से कुछ नहीं होगा। और ये चीज क्या होगी, ये आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा। कर सकते हैं तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं और दोनों तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब डील करते हैं इस पे क्वेश्चन से और देखते हैं कि हम कैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से अगेन अपने दोनों मेथड्स यूज करूंगा। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी है मान लो 1.2 ग्राम पर है ना। ऐसे आर्बिट्री वैल्यूज दे दी मैंने, मुझे आपको यूज करके सिखाना है। तो देखो पहले चलते हैं नॉर्मल तरीके से, है ना, लॉजिकल तरीके से, फॉर्मूले से बाद में चलेंगे। तो देखो 2 मोलर NaOH का मतलब क्या हो गया, 2 मोलर NaOH का मतलब हो गया 2 मोल NaOH इन कितना 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन। हो गया ना, चलिए ठीक है। तो दो चीजें मिल गई, एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 1000 मिलीलीटर और एक आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गए 2। यहां से आप निकालो मास ऑफ सोल्यूट। तो बताओ मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू उसका मोलर मास 40, कितना आ जाएगा 80 ग्राम्स होगा। और दूसरा आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से आप निकाल सकते हो डेंसिटी यूज करते हो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वो आ जाएगा 1200 ग्राम्स। हो गया ना, 1.2 इंटू 1000। मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट, यहां से आप निकाल सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट विच विल बी इक्वल टू 1120 ग्राम्स। 1200 माइनस 80, बस क्वेश्चन खत्म। आपने कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में हो गया 1.12 डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया 2 अपॉन 1.12 विल बी द करेक्ट आंसर। सही ना। या फिर आप इसे चाहें तो 200 अपॉन और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 200 अपॉन 112 दैट वुड बी 100 बाय 56 दैट वुड बी 50 बाय 8 एंड दैट वुड बी 25 बाय 14। तो 4 से उड़ा दो, नहीं 4 से उड़ाने पर तो नहीं आ रहा है, 2 5 सा कुछ गलती कर दी मैंने, 56 इंटू 212 तो है, हाँ। तो देखो ये बन जाएगा 100 बाय 56, यह बन जाएगा 50 बाय 28, यह बन जाएगा 25 बाय 14। तो 14 इंटू 4 करूं तो मैं 14 इंटू 4 क्यों करूंगा, 14 इंटू 2 2 2 3, 14 इंटू 8 करूं, है ना, तो 112 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये 25/14 बन गया और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। छोटी छोटी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशंस के अंदर। चलिए बोलो, कर सकते हैं हम ये काम। ये तो गया इस तरीके से। अब आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू डी, तो डेंसिटी की वैल्यू हो गई 1.2, सॉरी 1000 इंटू एम, एम कितना है 2, अपॉन 1000 इंटू डी हो गया 1.2 इंटू 1000 1200, माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40। देखो ये वैल्यू बन जाएगी 2000 अपॉन 1120, 200/112। वापस से सिंप्लीफाई करोगे, रिड्यूस करोगे तो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको अच्छे से आना चाहिए और अच्छे से यूज करना भी आना चाहिए। कर सकते हैं ना? चलिए कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने अगले एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म पे, जिसका नाम होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। और या फिर ऐसा करते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा आपके लिए, पर चलो मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर लेते हैं। छोटा सा टर्म होता है, बहुत ही आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, चलिए तो अब अगर आपने कॉपी कर लिया है तो हेडिंग डालें नेक्स्ट, अपना अगला 6th टर्म, एंड द टर्म इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है मोल फ्रैक्शन और कैसे हम मोल फ्रैक्शन को यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन को इस साइन से हम डिनोट करते हैं, छी नहीं है, इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई। हाँ, लेकिन क्या होगा, हम आगे जाके इसको एक्स ही बोला करेंगे। तो आप वैसे ये काई होता है, लेकिन हम इसको एक्स ही बोला करेंगे। ठीक, तो एक्स मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। सबसे पहली चीज, मोल फ्रैक्शन एक सिंगल कंपाउंड के लिए डिफाइन नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन हमेशा एक मिक्सचर के लिए डिफाइन होता है। सो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ मिक्सचर। मतलब कैलकुलेट ही आप मिक्सचर के लिए करोगे, अभी आप देख लोगे क्यों। ठीक, तो हम जिसको पढ़ रहे हैं, हम सोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो एक मिक्सचर है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो किसी भी मिक्सचर में अगर आपको किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में कौन कौन आएगा? सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। ठीक, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला, सोल्यूट के मोल्स अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल मोल्स। सेम ऐसे ही अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने चलो तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। तो पहली चीज तो ये मोल फ्रैक्शन क्या होती है, किसी भी मिक्सचर में आपको जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को अगर आप टोटल मोल्स से डिवाइड कर दो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। बात नंबर 1। बात नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट। बताओ मेरे पास इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, अगर मैं इन दोनों की मोल फ्रैक्शंस को ऐड करूं, ऐड करो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कितना आ रहा है? हाँ देखो 1 आ रहा है ना, ऊपर भी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, नीचे भी यही टर्म है। यानी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अभी दो कंपोनेंट थे, अगर 10 कंपोनेंट भी होते तो हमेशा जितने भी कंपोनेंट्स है सबकी मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो, आपको उसका सम हमेशा कितना मिलेगा? 1, क्योंकि फ्रैक्शन है, टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही हो सकता है, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी। जैसे मैंने आपसे बोला सिंगल सब्सटेंस, एक अकेला सब्सटेंस है, तो एक अकेला सब्सटेंस है तो उसकी मोल फ्रैक्शन को हम 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 1, क्योंकि वो तो अकेला है, उसमें कुछ चीज मिक्स तो है ही नहीं, है ना। तो अभी हम डील करेंगे सॉल्यूशन से। अगर हम इस फॉर्म को यूज करें, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा? 1। अब आप इसको लाइट ना ले कि हाँ ऐसा होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। अगर आपको किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता है तो आपको
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी पता है। मैं आपसे बोल दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है 0.2, हाँ दिख गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 0.8, क्योंकि दोनों का सम हमेशा कितना होना चाहिए 1। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका यूज क्या है, देखो ये टर्म भी आप थ्रू आउट यूज करोगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा काम में आने वाले टर्म्स हैं। इस टर्म को हम आगे चल के कई बार यूज करेंगे। अभी इसका यूज क्या होता है, आपको मोल फ्रैक्शन दे देगा और मोलैरिटी, मोलैलिटी ये सब चीजें पूछ सकता है। तो उसकी एक प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं हम। बाकी इस टर्म की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये तो गए ये, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो x सोल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं लिखूं तो देखो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना। मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके आगे चैप्टर्स में भी काम में आएगा। किसी भी मिक्सचर में दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शंस का रेशियो उनके मोल्स के रेशियो के बराबर ही होता है। यानी अगर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो पता है तो आपको डायरेक्टली उनके मोल्स का रेशियो भी पता है। इसी का फायदा उठा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको मोलैलिटी को किसी और टर्म में कन्वर्ट करना हो, सॉरी मोलैलिटी को नहीं, मोल फ्रैक्शन को किसी और टर्म में कन्वर्ट करना हो, क्वेश्चन को यहां से शुरू करें। क्वेश्चन करके दिखाता हूं, NaOH ले लेता हूं मैं तो वापस से कि लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2। ठीक, बताओ सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन में NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। आपको सॉल्यूशन की लिखना चाहो तो आप लिख लो कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। करें शुरू। देखें ये इक्वेशन, ये जो रिलेशन है चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि अगर इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोला है ना तो सॉल्वेंट वाटर होगा, वो कितना होगा 0.8। अब जो मैंने आपको सिखाया, अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का रेशियो निकालो तो बताओ वो किसके इक्वल आएगा, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हो गया 1/4, 0.2/0.8। सही है। बस अब आप मान लो, क्या मान लो कि लेट मोल्स ऑफ NaOH बी x। ठीक, बताओ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4 टाइम्स ऑफ x, 1:4 का रेशियो है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये है सॉल्वेंट। बताओ मोल्स ऑफ वाटर से क्या आप मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का मास, तो मोल्स इंटू मोलर मास, ये मिल जाएगा 72x ग्राम्स। बोलो मिलेगा। दूसरा आपको निकालनी है मोलैलिटी, तो बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस। तो देखें मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए x अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 72x, लेकिन ये मास है ग्राम्स में। इसको आप कन्वर्ट करोगे केजी में तो 1000 ऊपर आ जाएगा, x से गया x। तो देखो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी आ गई 1000/72। इसको आप किससे कैंसिल कर सकते हो, 8 से कर सकते हो ना। तो 8 से ये कितना बन जाएगा 125, 125 डिवाइडेड बाय 12, नहीं 12 नहीं, 12 6 होता है ना 72। तो एक काम करो इसको ऐसे ही कर लो, ये बन जाएगा 1000 का 500/36, 500/36 बन गया 250, बन जाएगा 125/9। 8 से कैंसिल करो तो 8 9 से होता है ना 72। तो ये आपके पास रिलेशन है और यहां से आप देखो मोल फ्रैक्शन से आप इस सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये था आपका एक और छोटा सा टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी किसी सॉल्यूशन की सॉल्यूशन में आपको मोल फ्रैक्शन दी हुई है तो उस मोल फ्रैक्शन को आप पहले किस में कन्वर्ट कर लो, रेशियो निकाल लो मोल्स का, और फिर उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी आपकी एक और कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। अभी हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म और बचता है, दैट इज कॉल्ड ppm और ppb।
तो ये ppm और ppb क्या होते हैं, इसको भी हम अगले लेक्चर के लिए क्यों छोड़े, 5 मिनट और लगेंगे, आप फटाफट से इसे कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लास्ट एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर। ये भी आपके बहुत काम में आता है, लेकिन अभी नहीं, गिरते पिटते भूले बिसरे आपके कहीं ना कहीं ये काम आता रहेगा। Our next and last constant term, that is I think 7th term, is parts per million। इसे हम प्यार से बुलाते हैं ppm, और parts per billion इसे हम प्यार से बुलाएंगे ppb। देखो मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6 और बिलियन का मतलब होता है 10 to the power 9, है ना। तो अगर हम ppm को डिफाइन करें तो बहुत सिंपल है। ppm का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन। खत्म। 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम उसकी बोलते हैं ppm कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मान लो 200 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट का मास है लेट्स से 5 ग्राम्स। अब मुझे इसी कंसेंट्रेशन को ppm में लिखना है, तो ppm में लिखने के लिए क्या बोलूंगा कि अगर 200 ग्राम में इतना है तो बताओ ये 1 ग्राम में कितना होगा, 5/200। और ppm किसको बोलते हैं, जो 10 to the power 6 ग्राम में प्रेजेंट हो। तो बताओ 10 to the power 6 ग्राम में ये कितना प्रेजेंट होगा, 5/200 इंटू 10 to the power 6। बोलो ऐसे ही करोगे। तो अगर आप इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहो तो देखो ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर आप लिखना चाहो तो उसको आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या लिख रहे हो आप, सॉल्यूशन, इनटू क्या कर दोगे 10 to the power 6। बस ये बन गया फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। ऐसे ही देखो अगर आप ppb लिखना चाहो, ppb, हाँ बस 10 to the power 6 की जगह आपको क्या यूज करना होगा, 10 to the power 9 यूज करना होगा। और यहां से आप ppb कॉन्सेंट्रेशन को भी यूज कर सकते हैं ना। तो ये होता है ppm और ppb का डिफरेंस यूज फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power क्या बन जाएगा, 9। ये तो गए फॉर्मूले। दूसरा, ppm कॉन्सेंट्रेशन कहाँ यूज आती है, देखो जब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत कम हो, बहुत कम। देखो मैं आपको बताऊं, यहां तो खैर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 ग्राम सॉल्यूट है 1000 किलो सॉल्वेंट में, ठीक, या सॉल्यूशन के अंदर। तो आप देखो अगर मैं इसका कंसेंट्रेशन लिखूं वेट बाय वेट परसेंट लिखूं तो कितना बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। तो वैल्यू हो जाएगी 10 to the power -6 के आसपास। बहुत छोटी वैल्यू है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो इस इनसिग्निफिकेंट वैल्यू को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ppm कॉन्सेंट्रेशन। ये टर्म आपने सुना होगा, एयर के अंदर जो पोल्यूशन होता है CO2 SO2 का, उसको हम ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। पानी के अंदर बहुत कम अमाउंट के अंदर फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, सॉल्ट्स होते हैं, उनको भी हम ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हो जाती है तब हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, ppm और ppb। और ये इनको यूज करने का तरीका है सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूशन का मास इनटू 10 to the power 6 एंड 10 to the power 9। एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप ppm को देखें तो मैंने इसको क्या लिखा है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू, देखो 10 to the power 6 को मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 10 to the power 4। हाँ कुछ दिख रहा है, ये देखो इसका मतलब हम ppm कंसेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10 to the power 4। और सिमिलरली हम ppb कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10 to the power 7। याद रखने की जरूरत नहीं है, आसान है, दिख जाएगा आपको। तो आप ppm कॉन्सेंट्रेशन को वेट बाय वेट से भी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो।
सही है। चलिए, तो ये था अपना आखिरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तो टोटल हमने 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कवर किए, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समराइज करता हूं पहले तो मैं। तो हमने एक रिलेशन तो आज जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखा वो ये था कि भाई जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट होता है वो होता है वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी। फिर हमने बात की थी कि मोलैरिटी की मोलैरिटी क्या होती है, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा मोलैरिटी का। एक फॉर्मूला तो है ही मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन जो इसको इनसे रिलेट कर सकता है तो एक फॉर्मूला था 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या फिर अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम पता है तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमने सीखा मोलैरिटी और मोलैरिटी को आपस में रिलेट करना, एंड द फॉर्मूला वाज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। फोर्थ फॉर्मूला आपने सीख लिया। ये एक चीज आपने सीखी कि किसी भी मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने आज कॉन्सेंट्रेशन सीखे कि क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं, कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं। और अब इन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आपस में रिलेट करने के लिए मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, लिखें और ठीक से सॉल्व करें। क्वेश्चन इज कि फॉर 1.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, हाँ मैं NaOH यूज कर रहा हूं बार बार, क्या फर्क पड़ता है। डेंसिटी आपको दी हुई वही ले लेते हैं 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट, क्या क्या निकालना है आपको। एक तो निकालनी है मोलैलिटी, दूसरा आपको निकालना है वेट बाय वेट परसेंट, तीसरा निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फिफ्थ आपको कैलकुलेट करना है ppm कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, हमारे सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेट हो जाएंगे और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आपस में क्या करते हैं, रिलेट। नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे एप्लीकेशंस किसकी, मोलैरिटी की, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।